डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूजीसी पॉलिटिकल साइंस के शिफ्ट वन। इसके पहले आपको पता होगा कि मैंने एक पेपर एनालाइज 2021 पेपर का ऑलरेडी किया है, वो शिफ्ट टू में था। इस बार दो शिफ्ट में एग्जाम लिए गए हैं। ये चैलेंज एग्जाम लेने वालों के लिए भी होता है क्योंकि उनको लगभग बराबर लेवल का क्वेश्चन सेट करना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो इस प्रयास में क्वेश्चन सेटर कितने सफल हुए हैं, क्या उससे ये लेवल मैच करता है। लेट अस सी। तो 2021 का शिफ्ट वन का पेपर एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये यूजफुल होगा सभी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, खास करके पीजी इंट्रेंस टेस्ट और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी असम का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है या किसी भी और कम्पिटिटिव एग्जाम जहां पॉलिटिकल साइंस आते हैं। एंड इट इज गुड दैट वी आर गेटिंग अनदर सेट ऑफ 100 वेरी गुड क्वेश्चन। जो यूजीसी नेट से अच्छा तो क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं। सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2021 शिफ्ट वन पेपर एनालिसिस। जैसा मैं हमेशा करता हूं, कुछ डिस्क्लेमर की मेरे पास ऑफिशियल आंसर मौजूद हैं। अधिकतर आंसर से मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक में तो उन्होंने खुद ही ड्रॉप कर दिया, वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं। एक दो में मुझे कंफ्यूजन लगता है कि वो सही नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, आप बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है क्योंकि वो इतना आर्बिट है। बाकी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में फायदा हो सके। पर्पस ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन का कोड देख सकते हैं, जो आंसर कोड है वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आप मैच कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ टिक मारूंगा, मेरे टिक मारने पे ज्यादा मत जाइएगा, मेरे बोलने पे जाइएगा मैं क्या बोलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय आर ट्रू? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद, ही वॉज ए रैशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोइथिज्म। आपको यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये एकदम कोर थॉट है राजा राम मोहन रॉय का, कि वो एक रैशनलिस्ट थे और मोनोइथिज्म मतलब क्या होता है, सिंगल गॉड की परिकल्पना को स्वीकार करते थे। इस चलते जो है वो डी ऑप्शन भी सही हो जाता है कि ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनेटेरियनिज्म एडवोकेटेड बाय क्रिश्चियनिटी। वहां जो फादर सन एंड गॉड, मतलब तीन जो, मतलब त्रिमूर्ति कह लीजिए, जो तीन गॉड की जो परिकल्पना की जाती है, उसको भी जो है वो ट्रिनिटी जो है उसको भी नकारते थे, क्योंकि वन गॉड मोनोएथिज्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यदि आप इसको पढ़ेंगे तो बी और डी जो है वो जरूर ही ट्रू होगा, और वो एथेइस्ट नहीं थे, ये बात तो पक्का था, क्योंकि जब वो एक गॉड में कोई बिलीव करेगा तो एथेइस्ट तो होगा नहीं। तो सी नहीं हो और बी और डी हो, ऐसा ऑप्शन चुनिए। अब सी नहीं हो तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। यदि सी नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, बाकी आपको सोचना भी नहीं है, ए बी डी। ट्रिक विच, इससे ये निकल के आता है कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद, और इससे ही भी उन्होंने उपनिषद का जो है बहुत जगह बंगाली से लेकर के कई भाषाओं में अनुवाद किया था, वो वेदांता फिलॉसफी को मानते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब यहां पे देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ये राइट्स के बारे में कथन है, अधिकार के बारे में, कि ग्रांट ऑफ राइट हैज नो कंसर्न विद सोशल इंटरेस्ट। ऐसा तो होता नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। लेकिन इसके बाद से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। नो राइट्स कैन बी गिवन टू ए मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। यदि कोई भी अधिकार आप ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जो समाज के इंटरेस्ट में ना हो। ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि राइट्स आर ए सेल्फिश क्लेम। कई बार जो राइट्स, जो राइट बेस्ड जो सामाजिक व्यवस्था है, वो तो सेल्फ इंटरेस्टेडनेस पे है। राइट्स कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर ऑल्सो, कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, चाहे जिसका भी हो। लेकिन इन तीनों में यदि आप देखेंगे, तीनों ही सही है मेरे हिसाब से, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही यदि आप देखेंगे, पॉलिटिकली करेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो ये सेकंड है। और इसीलिए इसको आपको ठीक मानना चाहिए। ऑफिशियल आंसर भी यही है कि नो राइट्स कैन बी गिवन टू ए मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही जो है वो ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे जो आप कलर कोडिंग आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन से उसको कोड किया है जो इजी क्वेश्चन है, रेड से उसको जो टफ है, और बीच में जो मीडियम लेवल क्वेश्चन वो वायलेट से हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। अरेंज द आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर डिफरेंट स्टेजेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, इसमें भी काफी क्वेश्चन है। तो जो फेमिनिज्म का जो पहला बहाव आया, वो ऑफ कोर्स जो है फ्रेंचाइज के लिए था कि हमको वोट दो। फिर उसके बाद जो है इक्वलिटी का आया कि हमें सोशियो एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट वेव जो आता है वो कल्चरल, और जैसे कि कलर्ड जो लेडीज हैं उनकी, जो इंडिजिनस लेडीज हैं, डिफरेंट कल्चर में, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है राइट्स चाहिए। और फिर इको फेमिनिज्म सबसे बाद में आया। तो ये एक सही क्रम में सजा हुआ है।
तो इसलिए ये जो फर्स्ट है वही सही है। इसमें आपको कंफ्यूजन केवल ए बी में हो सकता है और कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा कि यदि आप बी से भी शुरू करते हैं ना तो आप देखिए यहाँ सी हो जाता है, जो कि कभी होगा नहीं। इसलिए आप केवल कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं, केवल यही आप मार सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑप्शन ऑल्सो। ये एक इजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कूल्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी? ये मैंने खोजने, देखिए न्यू राइट क्या है ये हमें भी पता है, आपको भी, बहुत लोगों को, मेरे स्टूडेंट को पता होगा। न्यू लेफ्ट, न्यू राइट, ये सब जो है पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है उसमें राइट ऑलवेज कंजर्वेटिव होते हैं। लेफ्ट जो है वो लेफ्ट जो होते हैं वो सामाजिक मामलों में लिबरल होते हैं, इकोनॉमिक मामलों में कंजर्वेटिव होते हैं। जो जो राइट होते हैं वो सोशल मामलों में कंजर्वेटिव होते हैं, इकोनॉमिक में लिबरल होते हैं, लाइक दिस। तो उसमें न्यू राइट जो मूवमेंट है वो एक तरह का लिबर्टेरियन मूवमेंट है। जैसे नॉजिक को आप न्यू राइट कह सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा निगेटिव लिबर्टी सॉर्ट ऑफ, बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी, टैक्स बिल्कुल नहीं लगना है, स्टेट एकदम मिनिमल होना चाहिए, लाइक दैट। तो वो जो है यहाँ पे, ये शिकागो स्कूल तो ठीक है, उसमें न्यू राइट है, लेकिन ऑस्ट्रियन स्कूल भी कहते हैं। इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो ए और बी है। आप इस पे और रिसर्च कर लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। विच, दो एकदम इजी लड्डू टाइप के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैव बीन डिफेंडेड बाय जेएस मिल? अब जेएस मिल को यदि आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको, तो वो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखते हैं, वुमेन के राइट्स को करते हैं। बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म इन टोटो, नो, इन टोटो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उसको उन्होंने काफी चेंज कर दिया था। उन्होंने प्लेजर को दो पार्ट में बांट दिया था, हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर, उसको थोड़ा इथिकल बना दिया था, इसलिए ये सही नहीं है। और पैट्रियार्की को कोई सपोर्ट करेगा यदि राइट ऑफ वुमेन को सपोर्ट करेगा? तो इसमें अब यहाँ आप आइए, मैं आपको ये टिप्स मैंने पहले दूसरे सीटिंग वाले में बताया था कि पहले ही आप आंसर का एक पैटर्न देख लीजिए। यहां ये कह रहा है केवल दो ही स्टेटमेंट सही है। आपको जैसे ही दो गलत मिल गया तो दो सही भी मिल गया, ए और सी। यदि ए सही है तो ए के साथ में कौन सही है? देखिए केवल यही दो सही हो सकते हैं। ए के साथ में डी है, कभी ए के साथ डी जा सकता है क्या? राइट ऑफ वुमेन और पैट्रियार्की एक ही साथ सपोर्ट कोई कर सकता है? कभी नहीं। इसीलिए ए और सी जो है सही होगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस, इसलिए भी और आसान हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? यहां भी देखिए केवल दो ही सही है। तो आपको पता है कि कंजर्वेटिज्म, जो सोशल कंजर्वेटिज्म खास करके, वो ट्रेडिशन, हिरार्की, ऑथोरिटी, इसको सपोर्ट करता है। यदि ये दो मिल गया तो आपको ये दोनों को नहीं देखना है, क्योंकि हमको दो ही करेक्ट है और ये दो डेफिनेटली करेक्ट है। तो ए और बी आप टिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। वैसे सोशल डार्विनिज्म क्या होता है? मतलब जो बायोलॉजिकल डार्विनिज्म क्या है कि नेचर जो है फिटेस्ट को सेलेक्ट कर लेती है। सोशल डार्विनिज्म है कि जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है वो सेलेक्टेड है, मतलब जो फिट है वही सेलेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनिज्म टाइप का जो अभी आपको दिख रहा है सोशल अरेंजमेंट, वो सभी कंपीट, जितने सोशल अरेंजमेंट में से कंपीट करने में जो सबसे फिट था वही सोसाइटी ने चुन लिया है। जो आपको इकोनॉमिक अरेंजमेंट दिख रहा है वो इसलिए अभी ऐसा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए नियो लिबरलिज्म दिख रहा है कि नियो लिबरलिज्म ने सबको हरा दिया, सोसाइटी मतलब कि सोशल बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो गया, वही फिट इकोनॉमिक सिस्टम था। ये सोशल डार्विनिज्म है। पेरियार, ये दोनों भी आसान क्वेश्चन है। पेरियार ईवी रामास्वामी, जिसको नायकर भी इनका टाइटल था, ही आर्गुड इन द फेवर ऑफ, देखिए कितना कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये। नायकर आपको पता है कि बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के ये एक जनक थे, साउथ में जस्टिस पार्टी इन्होंने चलाया था और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने दिया था। तो सेल्फ रेस्पेक्ट यदि आपको पता है तो क्या ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम, क्या ये सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं। इनहांसिंग द स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया, वो तो कभी नहीं, साउथ में कोई, तमिलनाडु में क्यों सपोर्ट करेगा? ह्यूमन डिग्निटी, यस। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। वर्णाश्रम सिस्टम, वाई? कास्ट सिस्टम को ही जब ये नकार रहे हैं। तो ये सुपर इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय? अब मैंने यहाँ देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के जनक हैं, बीजेपी में उनकी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसको बहुत प्रेशर दिया जाता है। उसमें डिस्टिंक्ट हिंदू कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म था ये, जिसमें कि गांधीयन थॉट को जो है मिला दिया गया था, हिंदू धर्मा से ब्लेंड कर दिया गया था। इसमें बेसिकली जो है ये रिजेक्ट करता है इंडिविजुअलिज्म को,
कि व्यक्तिवादी नहीं होना है, मेटेरियलिज्म को भी रिजेक्ट करता है, टोटलिटेरियनिज्म को भी रिजेक्ट करता है। ये नहीं है कि व्यक्ति को पूरी तरह समाज में हेगल के जैसा समाहित कर देना है, समाज का उसको अंग बना देना है, ये भी इसमें नहीं था। और वो डुअलिज्म को भी काटता है, किसी भी तरह का डुअलिज्म, मतलब व्यक्ति और समाज के बीच में डुअलिज्म को काटता है, व्यक्ति और स्टेट के बीच में, राज्य के बीच में डुअलिज्म को काटता है। तो ये सारा मतलब इसलिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, सब मतलब मिक्स, मिला हुआ है, इंटीग्रेटेड है, एक ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, समाज और राज्य और उसका जो कल्चर, सिविलाइजेशन, वो सब मिक्स है। तो इसको यदि इतना इतना भी यदि आप जानते हैं तो देखिए, कंसिडरेशन ऑफ ए मैन एज ए एटम कभी होगा? नो नो नो। और आपको तो एक ही करना है, नॉट खोजना है, बस एक ही मिल गया, बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब है ही। कल्चरल नेशनलिज्म इसमें है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म तो है ही। सो सुपर इजी क्वेश्चन। अगेन एक इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कार्ल ड्यूस अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? अब देखिए, कार्ल ड्यूस, आपको इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी के वो जनक हैं पॉलिटिकल साइंस में। और कम्युनिकेशन थ्योरी पूरा साइंटिफिक है, उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं, जिसमें कि कंट्रोल है, फीडबैक है, स्टैसिस, होम्योस्टैसिस है, जिससे कि वो स्टेटस को मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, लाइक दैट। लेकिन इसमें ये सब नहीं है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म इसमें नहीं है, इनपुट आउटपुट उस तरह से नहीं है जो एलमंड ने दिया। और यहाँ आप देखिए, आपको दो ही सही है इसमें, और ये दोनों आपको यहाँ मिल जाता है। कैसे? पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक ए मशीन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही है। इन हिज थ्योरी हेमियोस्टैसिस इंस्टीड ऑफ इक्विलिब्रियम यूज फॉर डायनामिज्म। यदि आप नहीं भी जानते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए के साथ केवल बी को दे सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ए के साथ डी जा रहा है। जो आउटपुट फंक्शन आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट, जो इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ए के साथ केवल बी जाएगा, बिना आप ये बहुत ज्यादा जाने हुए भी ए के साथ बी को मारेंगे, इसलिए आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द इंडियन डायस्पोरा अंडर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम? इसी पेपर में ओसीआई स्कीम के बारे में और बहुत कुछ लिखा गया है। यदि इस क्वेश्चन को अभी आप नहीं भी कर पाते हैं तो आगे आप पढ़ करके फिर बैक लौट के कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि आपको यूज करना चाहिए, कि क्वेश्चन पेपर में ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आगे कहीं छिपा हुआ है, आगे किसी और क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, बेसिकली ओसीआई स्कीम होता क्या है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, मान लीजिए यूएस के वो सिटीजन हो गए लेकिन थे इंडियन ओरिजिन के, तो उनको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जो जगह जगह फैले हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है, उनको ओसीआई कार्ड देती है। उससे वो जो है कब जीवन पर्यंत वो इंडिया में आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। मतलब उनको लाइफ लॉन्ग एक वीसा मिल जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो एक्वायर्ड लाइफ टाइम वीसा। देन उनको यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट है, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक राइट नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, और पॉलिटिकल ऑफिस के लिए खड़ा नहीं हो सकते। ये नहीं कि हम एमएलए, एमपी या प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनेंगे। पॉलिटिकल ऑफिस, वोटिंग नहीं, ये नहीं है। और यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नॉट। तो एक ही उनको राइट नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर को, वो ये है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम है ये। मतलब जो जो हमारे इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के, लेकिन उनको सिटीजनशिप दूसरे कंट्री का है। In 1989, the World Bank conceptualized governance in the context of which of the following nations? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने वायलेट से दिया है कि ये मीडियम टू टफ है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 1989 से अपनी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये हर सालाना निकालते हैं, उसमें वो गवर्नेंस का आइडिया को विकसित करने लगे। उन्होंने गवर्नमेंट से गवर्नेंस को अलग किया। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया कि गवर्नेंस वो स्टाइल है, वो तरीका है जिससे किसी राष्ट्र में डिसीजन लिए जाते हैं और उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसमें भागीदारी हो सकती है सिटीजन की, एनजीओज की, अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, सिविल सोसाइटीज की भी, सब मिल करके, केवल स्टेट ही नहीं, नॉन स्टेट एक्टर भी गवर्नेंस में भागीदारी कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 1989 के वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से होती है, और ये जो स्टडी था वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्री पे वर्ल्ड बैंक ने किया था। फिर बाद में 1992 में जो इनकी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
उसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस की परिकल्पना दिया। गवर्नेंस से आगे बढ़ के वो गुड गवर्नेंस का दिया, इसलिए वो पूछा जाता है कि किस साल के रिपोर्ट में ये था। तो सब सहारन अफ्रीका, ये मैंने यहाँ पे 1992 का दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस की परिकल्पना थी। ये भी पूछा जाता है कि इसके 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो भी कई जगह मैंने आपको बताया, उसको भी याद कर लीजिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड ब्ला ब्ला। ये जो है 1989 में जो सब सहारन अफ्रीका में जो किया था वो उसके बारे में है। ये कॉपी पेस्ट है नेट से, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, आप देख लीजिए। अब यहाँ आइए, ये क्वेश्चन भी जो है आसान है, क्योंकि आपको पता है कि फायरस्टोन ने, इसका पहला नाम शायद सुलहा है, आप देख लीजिएगा, सुलहा फायरस्टोन। इन्होंने डायलेक्टिक ऑफ सेक्स लिखा, ये मुझे पता है। तो यदि ये मुझे पता, और मुझे ये भी पता है कि सुसान मुलर ओकिन, जिन्होंने रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस को फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन किया था, इन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली लिखा है। तो आप देखिए सी का 2, सी का 2, तो सी का 2 और बी का 4, तो बी का 4, तो बी का 4 और सी का 2, इससे मतलब काम मेरा 2 से बन जाता है, इसलिए ये मीडियम टफ है ये। बाकी आप मैच कर लीजिए, बाकी आप पढ़ जरूर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आपको आगे एग्जाम में फायदा होगा। अब ये जो है टफ क्वेश्चन है। आपको पता है डगलस मैकग्रेगर ने बुक लिखा था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही होगी, अब हम लोग हर बुक का तो जान नहीं सकते कि उन्होंने क्या कहा है। उसमें उन्होंने फेमस जो है थ्योरी अपना दिया था, थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब बेसिकली थ्योरी एक्स एंड वाई भी कहते हैं। सो दो टाइप के एम्प्लॉय का या वर्कर का उन्होंने जिक्र किया था, एक जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और दूसरा जिनको पुश करना पड़ता है। तो आपको दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। यदि आप जो सेल्फ मोटिवेटेड है उनको पुश करने लगेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, और जो पुश करने वाले व्यक्ति हैं, यदि उसको आप नहीं पुश करेंगे, सोचेंगे खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी घटती चली जाएगी। तो इसको जब आप पढ़ेंगे विद दिस नॉलेज, तो आपको लगेगा, इतना यदि आप जानते हैं तो आपको इसको छोड़ के बाकी तीनों सही लगेगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये उन्होंने उसी टाइप के व्यक्तियों की बात कही है जो एक्स एंड वाई है, जो कि नेचुरली जो है वो वर्क को अवॉइड करते हैं। एक तरह के व्यक्ति नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ए बी सी इसका सही है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि इतने दूर तक जानना मुश्किल होता है। Who considered bureaucracy as the state's consciousness? अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये नेट से ये लिखा है, लिया है। According to Marx, the bureaucracy is the state formation of the civil society. It is state's consciousness, जो यहाँ उठा के पूछ दिया गया है। It is state's will, एक तरह का उसका will है। The state's power as corporation. In the name of universal interest, the bureaucracy protect the interest of the particular. यहाँ पे वो आप डिराइड करते हैं, उसकी बुराई करते हैं कि हेगल कहते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो यूनिवर्सल इंटरेस्ट को देखती है, वो सबके भले के लिए काम करती है, इसलिए उनको उसको हेगल ने बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखा था। मार्क्स कहते हैं नहीं, वो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में काम करती है। ब्यूरोक्रेसी एज एक तरह का मैनेजमेंट कमिटी की तरह कैपिटलिस्ट क्लास का काम करती है, लेकिन वो स्टेट का कॉन्शियसनेस है, स्टेट का विल है और स्टेट का पावर एज कॉर्पोरेशन है। तो ठीक है, मार्क्स डिफिकल्ट है टू पिक, यदि आप जानते हैं तो जानते हैं। ये क्वेश्चन मीडियम टफ है। द परफॉर्मेंस बजट, हम लोग जानते हैं कि बजट बहुत तरह के होते हैं। लाइन आइटम बजट जो इंडिया में बनाई जाती है, हर आइटम के लिए एक लाइन होता है, इतना इसका खर्चा, 10 पिन इतना, 10 पार्क बनेगा इतना खर्चा, ऐसा लिखा जाता है। परफॉर्मेंस बजट एक अलग टाइप का बजट है, उसमें बेसिकली परफॉर्मेंस पे जोर रहता है कि ये इतने पैसे से ये हो जाएगा। सो उसमें यदि आप देखेंगे, इन चारों को यदि आप पढ़ते हैं तो आप देखिए, पहले तो ये खुद ही जो है क्वेश्चन परफॉर्मेंस बजट के बारे में कुछ कहता है। परफॉर्मेंस बजट रिफ्लेक्ट हाउ वेल ए गवर्नमेंट एंटिटी इज मीटिंग इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ, अब ये इतना समझाने के बाद आपको पूछ रहा है, यदि आप पढ़ेंगे, इट रिक्वायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लेवल एंड द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन टू बी is measured, yes. The quality of the result of the work is measured, ये भी measure किया जाता है। And this impacts how much money a department will receive in the future. उसके performance पे depend करता है, उसके output
कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसके आउटकम के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सब जो है सही है, कॉमन सेंस से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टफ है, आप कंफ्यूज भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मीडियम टफ है। रिवॉल्यूशनरी वायलेंस इज नॉट जस्ट कैथारिटिक बट इट ऑल्सो अलाउज द कॉलोनियल सब्जेक्ट टू रिक्रिएट देमसेल्फ। अब यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, उसका मीनिंग जान लीजिए, कैथारिटिक। कैथारिटिक मतलब होता है जैसे कि आपके मन में मतलब बहुत कुछ उबाल आ रहा हो, इमोशन का, भावनाओं का, और आप एकदम बर्स्ट कर जाते हैं, कई बार अपने दोस्तों के सामने, कई बार ड्रिंक्स पे, कई बार खेल के मैदान में भी, कई बार ऑफिस में, मतलब अपने अपने वेंट अप इमोशन को आप खोल के रख देते हैं और फिर आप इमोशन रिलीफ हो जाते हैं। उसको कैथरेटिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, मतलब आपको लगता है कुछ निकल गया। तो वही यहाँ पे फ्रेंच फैनन कह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों उतना डिफिकल्ट नहीं है कि इन सब में केवल एक ही फिलोसफर है जो कि पोस्ट कॉलोनियल फिलोसफर कहे जा सकते हैं, वो फ्रेंच फैनन है। तो उन्होंने कहा है, हॉब्स, मैकियावेली, सबको छोड़ दीजिए, हाना आरेंट भी कोई कॉलोनिज्म पे उन्होंने लिखा नहीं, टोटलिटेरियनिज्म पे लिखा है। तो ये आप बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं कि यदि कोई कॉलोनी के बारे में कह रहे होंगे और वो भी एक तरह से उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वहां रिवोल्यूशनरी वायलेंस जो होता है ना, वो एक कैथरेटिक है, अपने को निकालता है, वो जो उसके अंदर भरा हुआ है कॉलोनीज के अंदर, अपने को रिक्रिएट करता है उस रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच फैनन, उनके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया, जरूर पढ़ लीजिए इसको, उसमें उनके बुक्स का बात है, जैसे कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, अपार्थाइड भी इन्होंने लिखा है, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ लिखा है। आगे आप फ्रेंच फैनन का अपार्थाइड पे आपको मैचिंग भी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एकदम लड्डू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना। अब पॉलिटिकल पार्टी कब देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करती है, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन करती है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करती है, इंटरेस्ट एग्रीगेट करती है, पब्लिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है, लेकिन क्या पॉलिटिकल एजुकेशन करती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करती है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी जुडिशरी को कंट्रोल करती है? ये इतना आउटलैंडिश स्टेटमेंट है कि कोई भी इसको जो है, जो पॉलिटिकल साइंस नहीं भी जानता है, वो भी इसको टिक मार देगा, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन। Another easy question, which of the following statement is incorrect about the human relation theory? Super easy। आपको पता है एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया था, उसमें यह है कि इनफॉर्मल एलिमेंट्स, अब यहां देखिए क्या लिखता है, ये इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट ही कितना जो है क्रूड स्टेटमेंट है। इनफॉर्मल एलिमेंट्स या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इनफॉर्मल एलिमेंट डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। अब ये एकदम अपोजिट है जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहता है कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जो ग्रेप वाइन होते हैं, जैसे कैंटीन में कोई मिल रहे हैं, इनफॉर्मल जो ग्रुप बन जाता है लंच ब्रेक के टाइम में, लॉबी में, पानी पीते समय में, ताश के खेल में, एंड ऑल काइंड ऑफ कैरम बोर्ड खेलते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन में पैदा करता है, ओवरऑल उसके आउटपुट को बढ़ाने में या घटाने में। आपको याद होगा हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट में जो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें कैसे ग्रुप एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वहां पे जो ग्रुप नॉर्म से कम काम करता है, जो ग्रुप नॉर्म से ज्यादा काम करता है, जो रेट बस्टर होता है, जो चीजलर होता है, वो सब, जो स्क्विलर होता है, जो चुगली करता है, उसको कैसे पनिश किया जाता है। तो ये खुद ही गलत है, पहला ही आपको गलत मिल गया, आपको एक ही खोजना है, तो फिर इसलिए सुपर इजी है, बाकी और सब सही है। ऑर्गेनाइजेशन हैज सोशल एथिक्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स, organization is to be viewed as a social system, workers are human being with all humanity, humanly attributes, सब सही है। तो आपको यहाँ मिल गया आपका जो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, उतना ही आसान है। हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट लाइज वैकेंट? आर्टिकल 62 इंटर एलिया बहुत कुछ और कहता है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि an election to fill a vacancy in the office of president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible and in no case later than 6 months from जब से वो वैकेंट हुआ है। तो 6 महीने तक जो है कोई वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम रह सकता है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी आप कंफ्यूजन में हो टेनियर को लेके, कोई चीज कितने दिन तक वैलिड होगा, इमरजेंसी हो, अदर्स हो, तो 6
का फॉर्मूला याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 6 वीक या 6 मंथ, यही जो है आपको होगा। जैसे ऑर्डिनेंस कितना रहता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, ऑर्डिनेंस 6 मंथ प्लस 6 वीक, इमरजेंसी एक टाइम में 6 मंथ, कई चीजें 6 मंथ। एक कोई भी मंत्री जो है बिना इलेक्शन जीते हुए कितने समय तक रह सकता है, तो 6 मंथ। तो ये एक फॉर्मूला है 6 मंथ या 6 वीक का, आप उसको यूज कर सकते हैं। By which constitutional amendment the words socialist, secular, integrity were incorporated in our constitution? लड्डू क्वेश्चन, कोई भी इसको बता देगा, मतलब कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए प्रियम्बल में, और ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में किया था। इसके अधिकतर जो प्रोविजंस थे उसको 44th अमेंडमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है उसके थ्रू 1978 में जनता दल की सरकार ने उसको पलट दिया था, ये भी याद रखिए। Will get nothing by appealing to the or shouting horrors in the ears of the British bureaucracy in India. Who said this? Difficult इस तरह का पकड़ना कौन बोला होगा, लेकिन आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। या तो अंबेडकर जी ने कहा होगा, या तिलक ने कहा होगा, लाल लाजपत राय भी कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कह सकते हैं, पता नहीं, ये इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसका सही आंसर, ऑफिशियल आंसर, सॉरी सॉरी, बाल गंगाधर तिलक है भाई, ठीक से देख लेना, मैंने इसको टिक मारा है, तो तिलक है। आप जानते हैं तो जानते हैं, भली बात है, ये सब डिफिकल्ट है इसलिए मैंने रेड किया है इसको। अगेन दूसरा रेड है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, रीजन एजर्सन यूजीसी नेट कभी ठीक से पूछ नहीं पाता है। अब यहाँ पे देखिए एजर्सन, आपको पता है एजर्सन रीजन क्या है? एजर्सन एक स्टेटमेंट होता है जिसको सपोर्ट या नहीं सपोर्ट रीजन नाम का स्टेटमेंट कर सकता है। एजर्सन यहाँ पे है कि बी आर अम्बेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। आई डोंट नो कि ये बात सही है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूं इसमें। मुझे इतना पता है कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के खिलाफ थे, जो पंचायती राज है, क्योंकि उनका कहना था कि वो डेन ऑफ कास्ट सिस्टम है, कास्ट की वहां पे इतनी बोलबाला है कि और वहां ऑपरेशन होगा दलित का। वो एक तरह से मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर के हिमायती थे, इसलिए जो फेडरल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग था उसके वो ज्यादा सपोर्टर होंगे नहीं। तो चलो ट्रू है। और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाइदर हैव लेजिस्लेटिव पावर नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, ये भी ठीक है, नहीं था। दोनों ट्रू है, लेकिन ये कहते हैं कि ए है, मतलब वो उसको एक्सप्लेन करता है। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आप इसमें सोचिएगा कि क्या ए बनता है ये या बी बनता है। अरेंज द साइनिंग ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट बाय इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, वेरी डिफिकल्ट। अब इस तरह का डेट कौन याद रखता है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया ने 2 बार साइन किया है। एक बार तो 1974 में किया था, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे लैंड लॉक्ड पॉकेट हैं जिसको कि कोई एक्सेस नहीं है, मतलब वो एक ऐसा एक कंट्री, मतलब इंडिया का भूभाग है और वो बांग्लादेश से चारों तरफ घिरा हुआ, उस टाइप का बांग्लादेश का भी, तो उसको अदला बदली इन्होंने किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू। 2015 में फिर एक दूसरी बार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुई। तो ये 2 डेट है। यहाँ 74 को मान लीजिए, आप ले लीजिए 1974। अब ये जो मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी हुई थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1963 में हुई थी, उसमें इंडिया ने भी भाग लिया था। ये बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट बैन था, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर में। बहुत डिफिकल्ट है ये सब जानना। तो 1963, अब यदि आपको ये बात पता है कि ये 1963 और 74 है, तब ये क्वेश्चन क्रैक हो सकता है, क्योंकि इसमें आसान क्या है कि आपको देखना है कि सबसे पहले कौन होगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल जाना है। तो 63 से पहले तो ना तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था जो 1965 में हुआ था, इंडिया इंडो पाक वॉर के बाद, और इंडो रसिया फ्रेंडशिप ट्रीटी आपको पता है कि वो 71 में हुई थी। तो इन दोनों चूंकि उसके बाद हुए हैं, तो मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी सी से शुरू होगी, और सी के बाद जो होगा वो लैंड बाउंड्री, उसके बाद जो होगा ताशकंद होगा, क्योंकि 63 के बाद 65 है, तो सी के बाद बी होगा। तो इसको इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है। बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट लाइफ इज ए perpetual and restless desire for power after power that ceaseth only in death? ये इतना फेमस लाइन है कि आप यदि हॉब्स को पढ़ें और इस लाइन को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब आदमी की फितरत यही है, डिजायर पैशन का कोई अंत नहीं है, और वो
पैशन है, पावर, मोर पावर, मोर पावर, उसका कोई अंत नहीं है। मिर्ग मरीचिका की तरह आदमी एक पावर से दूसरे पावर उसमें भटकता है जब तक कि मर नहीं जाता। यही आदमी की नियति है। Next question 6360, tough question. Which of the following feature are given in the UN Charter for Preservation of Peace? अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि यूएन चार्टर के जो चैप्टर है ना, उसमें क्या है, किस चैप्टर में, इसको पढ़ लीजिए। इसके साथ यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके भी जो 30 आर्टिकल है ना, उसमें भी क्या है, केवल सब्जेक्ट जान लीजिए। ये दोनों जानने में 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको, कहीं एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आपने ये जाना हो तो आपको पता होगा कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 उसके पीस के बारे में कहते हैं। चैप्टर 6 जो है वो कहता है कि पीस मेकिंग प्रोसीजर जो है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वर्ल्ड में होना है बातचीत के द्वारा। और उसका जस्ट उल्टा जो है 7 में कहलाता है कि जहां पीस अब हमको लड़ के लेना हो, मतलब कोएर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जहां पे कि एकदम दबाव डाल के बाय फोर्स हमको पीस को लाना हो, तो भी यूनाइटेड नेशन पीछे नहीं हटेगी, जैसी सिचुएशन आ जाए। अब ये चैप्टर 6 और 7 के बीच में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 6.5 चैप्टर जो है, जो इसके दैग हैमर्सकोल्ड कहते हैं, जो सेकंड यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, कि 6.5 चैप्टर आप मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है। जो चैप्टर 6 जो पीसफुल निगोसिएशन ऑफ पीस, और चैप्टर 7 जो फोर्सफुल निगोसिएशन ऑफ पीस के बीच का रास्ता है, ना तो वो चैप्टर 6 है ना चैप्टर 7 है, ना पूरी तरह पीस है ना पूरी तरह लड़ाई है। तो चैप्टर 6.5, मैं इसको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन को किस चैप्टर में माना जाता है, तो चैप्टर 6.5 में माना जाता है। चैप्टर 6 में क्या है, अगेन देखिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। चैप्टर 7 में क्या है, कोएर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ए और सी बिल्कुल सही है, और चूंकि यहाँ दो ही है, ये सही है, बाकी दो जो है वो ऐसा नहीं है। चैप्टर 8 जो है वो कुछ रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जैसे ईयू, सार्क, इन सब के बारे में बात करता है। और चैप्टर 9 डील तो करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन से, लेकिन उसका पीस से नाता नहीं है, इसलिए बी और डी नहीं है, ए और सी है। टफ क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंदिरा डॉक्ट्राइन क्या है? देखिए, सिर्फ 2 के पेपर में आपने देखा था गुजराल डॉक्ट्राइन। इंदिरा डॉक्ट्राइन बहुत अलग टाइप का है। इसमें इंडिया को एक रीजनल पावर के रूप में देखती थी मिसेस गांधी, और वो कहती थी कि हमारा हेजेमनी होना चाहिए साउथ एशिया में। सो इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल पावर, नहीं रीजनल पावर। इट इज ए पॉलिसी टू डेवलप कोऑपरेशन विथ नेबर, नो नॉट एट ऑल, कोई कोऑपरेशन नहीं था। तो अब दो को यदि आपने गलत कर दिया और दो आपको सही होना ही है, तब क्या निकलेगा? तब आपको सी और डी तो होना ही पड़ेगा, तो सी और डी में मार दीजिए, उसे पढ़ लीजिए। इट इक्वेट इंडिया सिक्योरिटी विद दैट ऑफ साउथ एशिया, यस, हमारा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। एनी इंटरफेरेंस इन द साउथ एशिया रीजन विल बी कंसिडर्ड ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, और इंडिया चुप नहीं बैठेगा। हेजेमनी ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये था इंदिरा डॉक्ट्राइन। कितना डिफरेंट था गुजराल डॉक्ट्राइन से, जरा याद कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, मैं कभी सब डेट याद करता नहीं, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन आसान क्वेश्चन होना चाहिए। आपको तो डेट याद रखना पड़ेगा। इस टाइप के जितने भी ये जो आर्म रिडक्शन ट्रीटी हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम में, आप देख लीजिए। श्री अरबिंदो पे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, यहाँ पे उनके नेशनलिज्म के बारे में है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। वो तो, और श्री अरबिंदो को स्पिरिचुअलिटी से आप अलग नहीं कर सकते, उनका सब कुछ स्पिरिचुअल था, नेशनलिज्म स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म तो आएगा, तो ए जरूर आएगा। अब इसमें है कि ए इन दोनों में ही है, तो दो तो खत्म हो गया। अब ए बी सी है, ए बी सी डी है। अब डी पे आइए, इसका मतलब हमको के लिए देखना है कि डी है कि नहीं। नेशन इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, कभी नहीं, क्योंकि नेशन को ये ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं। जब कोई स्पिरिचुअल एंटिटी मानेगा तो क्या उसको लैंड मानेगा, भूभाग मानेगा, जमीन का टुकड़ा मानेगा? ए और डी साथ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये खत्म हो गया, तो ये सही है। तो बस सीधा ट्रिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ट्रिक, who among the following referred to the Constituent Assembly of India as a microcosm in action? माइक्रोकॉस्म क्या होता है? मतलब इंडिया को यदि आप एक सूक्ष्म रूप में देखें तो आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिखेगा, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ। ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया को, उसके जो मेंबर थे वो इंडिया के हर तबके को रिप्रेजेंट करते थे। यही कह रहे हैं यहाँ, ये कौन कह रहे हैं? ग्रैनविल ऑस्टिन कह रहे हैं, आप उसको गेस कर सकते हैं
क्योंकि जो सबसे ब्यूटीफुल बुक वन ऑफ द लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन पे इंडिया में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ग्रेनविल ऑस्टिन, इसको आपने पीजी में पढ़ा भी होगा, तो वो यहाँ पे आता है। आप गेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें मीडियम रखा है। Which among us the following are the reason for the emergence of neo-colonialism? ये क्वेश्चन वैसे तो टफ मैं करता, लेकिन इसके ऑप्शन के चलते ये आसान है। देखिए क्यों। ये एक तो उठपटांग क्वेश्चन है, मुझे तो इसके ये जो ऑफिशियल आंसर वो भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप जरा ये देखिए। ये कहता है कि नियो कॉलोनिज्म, अब नियो कॉलोनिज्म अभी क्या है कोई नहीं जानता। कोई कई कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो नियो कॉलोनिज्म है, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है वो नियो कॉलोनिज्म है, मतलब कि एक छुपे हुए रूप में कॉलोनी जो अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो अभी भी थर्ड वर्ल्ड पे हेजमनी करता है। उसका कारण क्या है ये कह रहे हैं। अब ये कहता है वीकेंड पोजीशन ऑफ यूरोपियन पावर, ये तो है तो फैक्ट, लेकिन क्यों यूरोप के वीक होने से न्यू कॉलोनिज्म बढ़ जाएगा। एंड राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, ये भी क्यों बढ़ जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये दोनों रीजन है नियो कॉलोनिज्म का। बट एनीवेज मान लीजिए कि ये बकवास भी है, तब भी आप देखिए कि इसके जो दो ऑप्शन है ये कभी हो भी सकता है क्या। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और जापान का फॉरेन पॉलिसी कभी न्यू कॉलोनिज्म को सपोर्ट कर सकता है। तो इन दोनों को आप काट दीजिए, सी और डी को। तो सी और डी इसमें है, सी इसमें है, तो क्या बच जाता है आपको, डी इसमें है, केवल एक ही बच जाता है, ए और बी। तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये बेकार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है, इसमें आपको जो है इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ये इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि इसके जो डेट है आपको लगभग दिमाग में रखना है। आपको पता है साइमन कमीशन जो है 1927 में आई थी, तो वहां उसके बाद ही ये सब हुए हैं। साइमन कमीशन के बाद आप देखिए क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो बी से शुरुआत होता हुआ, अब यहाँ पे आपको और आगे नहीं देखना है। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हुई थी, सेकेंड 32 में हुई थी, कम्युनल अवार्ड जो है वो 32 में दिया गया था। तब जो है गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठे थे और पूना पैक्ट हुआ था। तो साइमन कमीशन से पहले तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो बी से शुरुआत होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, हमको बाकी सोचना भी नहीं है। इजी क्वेश्चन। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। ये क्वेश्चन आपको ज्ञान देता है। देखिए यदि आपने काफी अच्छे से इन सब ट्रीटी उटी को पढ़ा है, जो पढ़ना भी चाहिए आपको यूजीसी नेट के लिए, तो आपको पता होगा कि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एक एक्सक्लूसिव 48 मेंबर इसके हैं जो कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, उसको कंट्रोल करते हैं। असल में ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम इसलिए बना है कि ये सब इतने डेंजरस चीजें इसमें जितने भी आप देख रहे हैं, कि इन सप्लायर ग्रुप ने ये कर लिया है कि भाई हम किसको मेंबर बनाएंगे किसको नहीं बनेंगे, और क्लोज ग्रुप में ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सभी कंट्री को नहीं देंगे क्योंकि डेंजरस हाथों में ना पहुंच जाए। तो इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, लेकिन बाकी सब का, चूंकि आपको एक ही ढूंढना है, हमको बाकी देखना भी नहीं है। यदि आपको ये बात पता है, जैसे मुझे पता है कि एनएसजी का मेंबर नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो गया। लेकिन ज्ञान देखिए आपको देता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, एमटीसीआर का मेंबर है, वेजनर अरेंजमेंट का मेंबर है। ये सब है क्या, नेट पे जाके पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। इजी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। हमको तो एक ही ढूंढना है और वो पहला ही मिल जाएगा, ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सिमल्टेनियसली बी द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। नो नो नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता, मतलब कि आप यदि किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, आप अपने आप आपका इंडिया का सिटीजनशिप चला जाता है। तो बाकी हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक हमको मिल गया, और बाकी पढ़ लीजिए, लेकिन आप ज्ञान मिलेगा। वायलेट एंड रेड, तो ये स्लाइड ही जो है डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस्ड आइडिया ऑफ मैरी फॉलेट। मैरी फॉलेट को यदि आपने पढ़ा है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको पता है कि वो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की बात करती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको एक तरह से पॉजिटिव रूप में देखती है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का उन्होंने 3 तरीका बताया है। पहला है डोमिनेशन, कंप्रोमाइज, दोनों अच्छे तरीके नहीं है। तीसरे तरीके को उन्होंने प्रश्रय दिया है, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखता है। आपको चूंकि यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट करना है, हमको एक मिल गया, एक मिल गया, अब बाकी तो हमको देखना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या इसमें से मिला हमें, बी और डी।
अब यहाँ देखिए फंक्शनल फोरेंसिक टेलर का कॉन्सेप्ट है और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो चेस्टर बर्नार्ड का है, जोन ऑफ इंडिफरेंस भी कह सकते हैं। लीकर्ट ने जो है, रेंसिस लाइकर्ट कह लीजिए, हैज आइडेंटिफाइड 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत फेमस है लाइकर्ट का स्केल। तो इसमें जो है, पहला है एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ लीडर, जो केवल अपने रिजल्ट से नाता रखता है, ऑर्गेनाइजेशन में पूरे भय का वातावरण रहता है, इफिशिएंसी सबसे कम रहती है, तो इसीलिए डी से शुरू होगा, सबसे कम। उसके बाद फिर जो है बेनिवोलेंट ऑथोरिटी है, ये मतलब कि लोग बारे में पूछता है, तुम्हारी फैमिली कैसी है, परिवार कैसा है, कैसा तुम्हारा हेल्थ है, दिस है। टारगेट थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो ए। उसके बाद कंसल्टेटिव लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव नहीं है। और फाइनली जो है पार्टिसिपेटिव है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी है, जिसमें कि सबको फील होता है कि वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, तो ये लीडरशिप सबसे अच्छा है। तो डी ए बी सी। डिफिकल्ट। लीडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वेर इनवाइटेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी इन 2014। आपको पता है कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 में, 2019 में, 2 बार उन्होंने शपथ लिया है। 2014 में जो है सार्क नेशन को इनवाइट किया गया था, सार्क नेशन के जो लीडर थे। लेकिन देखिए समय कितना बदलता है कि 5 साल बाद उन्होंने जब 2019 में प्राइम मिनिस्टरशिप की जब शपथ ली, तो सार्क से हट करके बिम्स्टेक के लीडर को बुलाया गया, क्योंकि सार्क कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में उलझ करके एक तरह से डिफंक्ट हो चुका है, इसीलिए बिम्स्टेक को जो है इंडिया प्रेशर देता है। तो ये आपको एक कहीं और कोई क्वेश्चन पूछना था, यहाँ तो आंसर आसान है, सार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता है कि लोकसभा जो है मनी बिल के केस में उसको स्पेशल पावर है। इसके अलावा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा के फ्लोर पे ही लाई जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट सिस्टम में जो कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल केवल लोअर हाउस के लिए होता है, क्योंकि वो इलेक्टेड हाउस है, अपर हाउस के लिए नहीं होता है। बाकी इन सब में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर पावर है, इसलिए ए और सी। और चूंकि 2 ही है तो आपको 2 खोजना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगेन फिर आसान क्वेश्चन है, दोनों इसमें आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप चार इसको पढ़ेंगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना आसान अब कॉन्सेप्ट हो गया है। मतलब क्या है कि विकास के साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, यही बात है। और नॉट ओनली अभी करंट जनरेशन का इंटरेस्ट को हम सिक्योर करें, बट फ्यूचर जनरेशन भी सेम प्रोग्रेस कर पाए, उनके लिए भी हमें नेचुरल रिसोर्स को छोड़ जाना, प्लैनेट को उतना गंदा नहीं करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जनरेशनल इक्विटी इसमें है, डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग नीड फॉर फ्यूचर है। लेकिन ये इतना आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट है, अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट। तो ये आसान इसलिए बना देता है कि ऐसा स्टेटमेंट आप खुद ही इसको टिक मारेंगे कि यही गलत है, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पता नहीं होना है कि ये बुक किसने लिखा है। केवल यदि आपको पता है कि फतवा ई जहनदारी जो है वो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, जो आपको पता होगा, ए का 3, तो एक ही ऑप्शन है ए का 3, बाकी आप मैच कर लीजिए, आपको नॉलेज दे देगा बस। बट 2 इजी के बाद 2 टफ। अब ये हाना आर्डेंट के बुक को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। मैंने यहाँ पे दे ही दिया है, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन। इससे इससे आपको नॉलेज ये मिलेगा, आगे मेरे जो स्टूडेंट हैं, कि हाना आर्डेंट के 4 बुक को जरूर आप जान लीजिए। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, ह्यूमन कंडीशन 1958, ऑन रिवॉल्यूशन 63, ऑन वायलेंस 70। तो ये जो है ए बी सी डी खुद ही जुड़ा हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट। हमने तो देखा इसलिए पता है, थोड़ी इसको कोई याद कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर ट्रू। ये भी जो है डिफिकल्ट है। अब इसमें देखिए 2 ही इसमें सही है, पहले तो ये जानिए। लेकिन ये सब इतना स्पेसिफिक है कि लोग कैसे याद रखेगा। यहाँ ये तो आसान है कि इंडिया हैज साइन द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेशी, तो अभी हम लोगों ने देखा, तो ए तो सही है। यहाँ पे एक बात और देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख के बैक जा सकते हैं जहां पे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात है, लेकिन फिर कंफ्यूज इसलिए करेंगे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 74 में भी साइन हुआ था। तो ए तो ठीक है, ए है, लेकिन ए के साथ में बी होगा या सी होगा।
अब उसके बाद आप एकदम गड़बड़ा जाएंगे क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है और फिर कहना मुश्किल है। यदि आप जानते हैं तो जानते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है ए एन सी है, बस जान लीजिए, बाकी पढ़ लीजिएगा नेट पे। कोई इससे खास नॉलेज भी आपको नहीं मिला। कोई इस टाइप के क्वेश्चन यदि पूछेंगे तो आप ऑलवेज कंफ्यूज करेंगे। लेकिन ये बहुत आसान है, सुपर इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ए का टू, और ए का टू, और उसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बाकी भी इतना आसान है कि आप तुरंत मैच कर सकते हैं। तो सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड 24 अगस्त 2017 इन जस्टिस के एस पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट। ये केस इसलिए बहुत फेमस है कि इसमें प्राइवेसी की जो राइट है उसको एस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने अंडर राइट टू लाइफ 21। तो इसमें जो आप पढ़ेंगे बहुत लंबा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो केवल एक ही स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। बाकी सब में इसलिए गलत हो जाता है कि वो 14, 19 ये सब आर्टिकल को इन्वोक कर देता है। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedom, right to freedom of life। यही बेसिकली उन्होंने कहा था। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जो केवल ए है, इसलिए सही है। मीडियम लेवल का है, क्योंकि बाकी पढ़िएगा तो आप बिल्कुल, जैसे कि ये कहता है कि आर्टिकल 25 से डिराइव्ड है, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 14 से डिराइव्ड है, नहीं। आर्टिकल 19, 21 से डिराइव्ड है, नहीं। और द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सब बकवास है, कुछ नहीं कहा था उन्होंने। और आप इसको गेस भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब जो पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी क्या कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने लगेगी, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस का काम करेगी? नहीं। तो इसलिए ये आप इसको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। बाकी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो छोटे मोटे सर्विस जो वहां के हैं वो सब देख सकती है। इसलिए आसान क्वेश्चन, इनफैक्ट इसको आप इजी भी कह सकते हैं। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सुपर लड्डू क्वेश्चन। मैकमहन लाइन हम लोग जानते हैं। डूरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का लाइन है। पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट है। और रेडक्लिफ लाइन जो है इंडिया और बांग्लादेश को भी बांटता है, और इंडिया और पाकिस्तान को भी। रेडक्लिफ ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टर में। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी आसान इसलिए है कि इन चारों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में होती है, ये डेट तो आप भूल नहीं सकते हैं। तो और ट्रीटी ऑफ वर्साई आपको पता है 1919 में हुई थी। चार्टर यूनाइटेड नेशन का 1945 में साइन किया गया था। और ट्रीटी ऑफ यूट्रेट जो है कुछ 1700 समथिंग में हुआ। तो 1648 से तो पहले कुछ नहीं हुआ था। यदि आपको ये सब नहीं भी पता है तो ये पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ही सब हुए हैं, और एक ही जो है बी से शुरू होता हुआ है। तो इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन। लेकिन उतना ही टफ है ये बताना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस दिन शुरू हुआ। अब ये डेट कौन याद रखता है? ईयर तो हमें याद है कि 2020 है, लेकिन अब 12 दिसंबर, 12 मई, 12 नवंबर, 12 अक्टूबर, वैसे 12 मई को हुआ था, इसलिए डिफिकल्ट। तो जो जितने नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान, प्रोग्राम, मिशन है, नए जो लॉन्च हुए हैं, जैसे कि आप स्वच्छ भारत मिशन का भी डेट याद कर लीजिए, आयुष्मान भारत का डेट याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष का याद कर लीजिए, ये सब चीज याद कर लीजिए डेट, यदि आप में याद करने की क्षमता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कम से कम मैंने आपको 20 टाइम्स बताया होगा डिफरेंट मेरे वीडियो लेक्चर में। इमानुअल वॉलस्टीन का, जिसमें उन्होंने कोर, पेरीफेरी, सेमीफेरी का कॉन्सेप्ट दिया था। एक मार्क्सिस्ट अप्रोच, इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे डोमिनेंट कैपिटलिस्ट नेशन और जो थर्ड वर्ल्ड के बीच में जो अनइक्वल एक्सचेंज है उसके बारे में। सो इट इज इन्फ्लुएंस बाय द, अब यहाँ पे देखिए दो ही सही है। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, ए सही है। तो ए और डी। अब हमको ये तो खत्म हो गया, अब केवल हमको देखना है कि बी सही है या डी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एक्युमुलेशन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन कोर, पेरिफेरी, सेमीफेरी। अब देखिए यदि बी हमको सही मिल गया तो आगे हमको नहीं देखना है, क्योंकि हमको दो ही सही है। तो इसीलिए हम डी को देखेंगे ही नहीं और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
डज नॉट कैरेक्टराइज द सोशल एक्शन ग्रुप। याद कीजिए कि शिफ्ट 2 में भी सोशल एक्शन ग्रुप था, तो उन्होंने दो क्वेश्चन बनाया, एक उस शिफ्ट में एक इस शिफ्ट में। अच्छा स्ट्रेटजी है, उससे बैलेंस रहता है। सोशल एक्शन ग्रुप हम लोगों ने देखा था कि ये भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि खुद ही कम्युनिटी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आता है, कोई गवर्नमेंट से सपोर्टेड नहीं होता। अभी इसमें जो पहला ही ऑप्शन देखिए, दे आर नॉन ऑटोनोमस ग्रुप डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नो, तो ये गलत स्टेटमेंट मिल गया, तो हमको यही मिल गया। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज ही करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है दे आर पार्टीजन ग्रुप, पक्षपाती समूह। आई डोंट नो क्या कहना चाहता है, लेकिन चूंकि ये एकदम बिल्कुल गलत है, इसलिए हमें आंसर मिल चुका है। ये इतना आसान है क्योंकि जो बेका है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में इंडिया अमेरिका ने साइन किया। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ए का 3 केवल एक ही में है, बाकी हमको जानना ही नहीं है, आप बस उसको मैच कर लीजिए, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं। अब ये जो है इतना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, कि इस 4 बुक को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। कौन याद रखता है सी चार्ल्सवर्थ और बेंटले का बुक एंड डेविड ईस्टन सबका? इज सो इम्पॉसिबल क्वेश्चन। तो जस्ट आप देख लीजिए, इसका आंसर ये है। और इस तरह की बुक की तैयारी, मतलब इस तरह क्वेश्चन की तैयारी मत कीजिए, मेरी सलाह होगी। कोई जरूरत नहीं है, आपको 60 टू 65% नंबर लाना है, और आप देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चन है। तो हम इस तरह के टफ क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़ के अपना दिमाग खराब करें? इसको हम गेस भी कर सकते हैं, यहाँ तो कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन इन बुक को जरूर जो है पढ़ लीजिए, आगे एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। कि खास करके रॉबर्ट डहल की बुक की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस उन्होंने लिखा है, बेंटले ने लिखा है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और डेविड ईस्टन ने लिखा है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसको याद कर लीजिए। अब आइए फिर अगेन एक इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे? मतलब क्या इशू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं ज्यादा गूंज मचा रहे हैं, मतलब बहुत डिबेट है? तो आपको पता है कि कोलिशन फॉर्मेशन जो है वो डोमिनेट करते हैं ये इशू। इंक्रीज इन द स्कोप इलेक्टोरल चॉइस ऑफ, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, एक और क्वेश्चन है उसके बारे में, फिर से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे? मतलब अभी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? कोलिशन फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोलिशन एक रियलिटी है अभी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। इंक्रीज इन द स्कोप इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स, वोटर को बहुत ज्यादा चॉइस मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर के, और बहुत नई नई पार्टियां बन रही हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन ये देखिए क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम। अब कहाँ कांग्रेस की डोमिनेंस है? कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, यहाँ कांग्रेस डोमिनेंस। तो ये इतना क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट है कि इसको कोई भी पिक कर लेगा, इसलिए ये सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब ये जो रीजनलाइजेशन का क्वेश्चन है, ये टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि पता नहीं ये क्या कहना चाहता है। एजर्सन ये है कि इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बट विशेस टू रिटेन द ऑप्शन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। मेरे अनुसार से पूरी तरह से ये बात सही है नहीं। इंडिया कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट चाहता है। वो चाहता है कि यदि सब कोई अपना खत्म करे, समुद्र में फेंक दे, तो हम भी फेंक दें। मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट चाहता है, ये नहीं कि हम बनाए रखें। पता नहीं, फिर भी इसको इन्होंने ट्रू कहा है। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी इज रूटेड टू मीट बोथ हिज ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न। ये तो कोई भी बोलेगा ट्रू है। इसको उन्होंने ए कहा है, बस मैं कहूंगा आगे, और इस पे सोच लीजिए। इनका रीजन एजर्सन पूरी तरह से हिला हुआ है। इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मॉडर्न लिबरलिज्म पता है। उसको पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं। वो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना में बिलीव करते हैं। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम में बिलीव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बिलीव करते हैं। स्टेट को वो ज्यादा पावर देते हैं, ये सब है। लेकिन वो कभी मिनिमल स्टेट को जो है वो प्रश्रय नहीं देते, जो कि निगेटिव लिबर्टी का पार्ट है। स्टेट को वो बहुत ज्यादा एक तरह का लिबर्टी देते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप देते हैं काम करने का, ना कि मिनिमल स्टेट। इसलिए ये चूंकि इसमें नॉट है, एक ही आपको मिल गया। बाकी आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव फ्रीडम को मानते हैं, सोशल लिबरलिज्म मानते हैं। वेलफेयर मतलब क्या हुआ? क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट। बच्चा जन्म ले और मृत्यु तक जो है सब स्टेट
हेल्प करेगा, फ्री राशन, फ्री घर, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री दाह संस्कार एंड लाइक दैट, जो भी कह लीजिए, क्रेडल टू ग्रेव। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1934 के एक्ट से बनी है, यदि इसको आपको पता है तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बी का जो 4, केवल बी का 4, चलिए 2 में है तो यहाँ यहाँ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल जो है वो 2003 में आई थी, तो सी का 2 और बी का 4। डिफिकल्ट, मतलब ये सब जानना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नॉलेज ले लीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी इरडा जिससे बना है वो 99 में आया है। सबको याद कर सकते हैं, आगे आगे आपको कुछ हेल्प हो जाए। सुपर सुपर इजी क्वेश्चन, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाने वाला एक किताब जो था वो था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑसबॉर्न एंड गैबलर का। तो ये इतना फेमस बुक है, और इससे एनपीएम एक तरह से अशर हुआ था, एनपीएम का एरा, इसलिए ये एक आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेगल आर ट्रू? अभी मैंने आप लोग को हेगल पढ़ाया है, यहाँ पे देखिए केवल 2 ही सही है। स्टूडेंट, मैं हमेशा कह रहा हूं कि पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, इसका मतलब इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट अबाउट हेगल इज करेक्ट, ऐसे पढ़िए इसको, और 2 स्टेटमेंट जैसे ही मिल जाए बाकी 2 को कंफ्यूज मत होइए। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कौन बोलेगा नहीं? तो ए, यही दोनों, अब ये खत्म हो गया। बी सी में से एक ही सही होगा, हेगल रिगार्डेड वुमेन एज इंफीरियर विथ लेस रीजनिंग एबिलिटी, सही है। देखिए, वुमेन को जो बहुत फेमस फिलोसफर ने नीचे रखा है मेन से, उसमें एरिस्टोटल हैं, हेगल हैं, और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मार्क्स भी हेगल के रास्ते पे चलते हैं, कुछ ज्यादा वो भी करते नहीं है। जिन्होंने वुमेन को बराबर रखा है उसमें प्लाटो हैं, जेएस मिल हैं, इन दोनों को आप बराबरी पे रख सकते हैं। रूसो ने भी जो है मैन वुमेन को अलग अलग कर दिया है। We are witnessing the end of history as such, that is the end point of mankind's biological, इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ हिस्ट्री का जैसे ही आप वर्ड फ्रेज सुने, आपको फ्रांसिस फुकुआमा और उसकी किताब एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट स्टैंडिंग मैन, द लास्ट मैन का लीजिए या लास्ट स्टैंडिंग मैन, ये बुक याद आना चाहिए फ्रांसिस फुकुआमा का। यहाँ डेनियल बेल हैं, ये भी इसी तरह की बात करते हैं, मिलता जुलता। एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 में बुक आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि जो ग्रैंड आइडियोलॉजी के दिन है वो लद गए, अब जो है बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब कुछ नहीं होने वाला, अब जो होना था फासिज्म सब हो गया, अब केवल उसमें टिंकरिंग होगी। मिल्टन फ्रेडमैन जो है शिकागो स्कूल के जो हैं एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, लिबर्टेरियन कह सकते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रोड द आर्ट ऑफ वॉर? इसमें ध्यान रखिएगा कि आर्ट ऑफ वॉर एक बहुत फेमस बुक है मैकियावेली का, लेकिन उतना ही फेमस है सुन त्सू का भी, जो चाइनीज एंशियंट चाइना में उन्होंने लिखा था आर्ट ऑफ वॉर। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें दोनों ही ऑथर ने लिखा है। और एक ऐसा हास्यास्पद वाकया हुआ कि किसी एग्जाम में ऑप्शन में था मैकियावेली भी और सुन त्सू भी, आप समझ सकते हैं कि सेटर कितना रॉन्ग चला गया। अब कोई भी स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करो, एक ही सेलेक्ट करना था, उस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ा उन्हें। अब यहाँ पे देखिए, ये तो है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन गैब्रियल एलमंड जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जनक हैं एक तरह से। तो आप सी का 1 जो बुक है, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, केवल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के भी, मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के भी एक तरह से जनक हैं। तो आप इन दोनों को यदि आप जानते हैं तो सी का 1 और सी का 1 केवल एक ही है, तो इससे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, और उसके बाद तो जस्ट आप मैच कर लीजिए और याद कर लीजिए, तो इसको इजी भी आप कह सकते हैं। एजर्सन रीजन तो इनका पूरा हिला हुआ है। जॉन लॉक वॉज पोर्ट्रेड एज पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट, ये ट्रू है, ये सीबी मैकफर्सन ने ऐसा कहा था, आगे क्वेश्चन भी है। जॉन लॉक वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, ये भी ट्रू है। ये भले ही बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका मायने ये है कि जॉन लॉक को हम ये नहीं कह सकते हैं केवल वो एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए बात करते हैं, वो मॉरलिटी की बात करते हैं, गॉड को इन्वोक करते हैं, बहुत सारे मोरल
चीजों से बांधते हैं राइट टू प्रॉपर्टी का कि उसको कैसा यूज करना है। तो इसीलिए ये तो इन्होंने बी कहा है, मेरे अनुसार से ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द फाइनेंस कमीशन। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ए तो सही है ही, तो ये दो तो खत्म हो गए। अब ये है कि या तो बी सही होगा या डी होगा। अब बी देखिए, फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर। यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो आप डी पे आइए। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमिन द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द कमीशन। और कौन बॉडी इंडिया में होगा जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर के बारे में एलिजिबिलिटी को डिफाइन करेगा? पार्लियामेंट। बाय कॉमन सेंस आप सोच सकते हैं। इसलिए बी और डी में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डी ज्यादा सही है, तो आपको आपको जो है ए एंड डी को टिक मार लीजिए। अब आपने तो गेस किया था कि फाइनेंस कमीशन वाला ये जो है कि चेयरमैन और 2 मेंबर गलत है, और सही में ही गलत है, क्योंकि ऐसा है कि इसके 5 मेंबर होते हैं, मतलब विच इंक्लूड 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो ए एंड डी गेस करके आप सही कर सकते हैं। विच एग्रीमेंट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन वाज साइंड बाय इंडिया विथ यूएसए इन 2020? अभी देखिए, हम लोगों ने जस्ट देखा बेका को हम लोगों ने मैच किया था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर से पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर ही खुद आपको सर्कुलेट करके बार बार आपको नॉलेज भी दे रहा है। यदि आप वहां मैच नहीं कर पाए तो यहाँ पे यदि आप आएंगे और यदि आप कोरिलेटिव नॉलेज आप डेवलप कर चुके हैं तो फिर लौट के जाएंगे और उसको सही कराएंगे। इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इजियर देन रीजन एडजर्सन। इसमें कोई रीजन नहीं ढूंढना है, सिंपली देखना है कि दोनों में क्या सही है। इशू ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सही है। यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी होता है कि नहीं, तो एक बार याद कर लीजिए, यस होता है। एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन एडिक्वेट मैनर। नो, ऐसा थोड़ी है। इसी पे तो है कि ये बहुत ही अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें थर्ड वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक भी जो परमानेंट मेंबर है वो कोई थर्ड वर्ल्ड के नहीं है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब स्ट्रगल कर रहा है उसके मेंबर बनने के लिए, ब्राजील एंड ऑल। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द accomplishment ऑफ पॉलिटिकली डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव? ये ह्यूजली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप कॉमन सेंस से चलेंगे तो वुड्रो विल्सन भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को क्रिएट करता है कि पॉलिटिकली डिटरमिन जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब पब्लिक पॉलिसी एक बार यदि बन गया, डिसीजन हो गए जो कि पॉलिटिकली डिटरमिन्ड है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल उसको एकम्प्लिश करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो एक तरह से ये डायकोटमी खींचता है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। लेकिन ये कहा है डिमॉक एंड डिमॉक ने, अब इससे अधिक क्या कहें, ये डिफिकल्ट है, जानते हैं तो जानते हैं। आगे यदि ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तिलक जी पे है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही था। बाल गंगाधर तिलक, ही इन्विजन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। यदि आपने तिलक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो भाषाई आधार पर जो राज्य की परिकल्पना के समर्थक थे। वो ही वॉज बोथ ए रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड ए रियलिस्ट। तो क्योंकि इनको देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी कहते थे द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इसको याद भी कर लीजिए, ये पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही लगता है। ही प्रेफर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल फ्रीडम, मतलब पहले जो है पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए, तब सोसाइटी में जो रिफॉर्म है वो हो सकते हैं। और फॉर तिलक पॉलिटिकल लिबरेशन एंड राइट्स कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्ट एक्शन एंड प्रेशर। आपको पता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लड़ कर लेंगे टाइप ऑफ बात। तो और चूंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कहता है ऑल, और आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब ऑल ऑप्शन हो तो उसको बहुत आप ज्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि ज्यादा चांस है कि वही सही होगा, और यहाँ भी सभी सही है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट कोई आउटलैंडिश नहीं लग रहा है, बहुत कोई गलत नहीं लग रहा है। तो कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हैं कि बेटर ये है कि हम चारों के साथ जाएं। विच वन, तो इसको आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको पता है क्या होती है, कि जब कोई गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो है रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलता है।
कानून के अनुसार चलता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, आर्बिट्रेरी नहीं होती है। एक जो रूल होता है और जो रूलर होता है दोनों सेम कानून से बंधे होते हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है अब ये है नॉट है। तो ये सबको आप यदि कंफ्यूज भी करें, कल्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट है नहीं है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट तो है ही, वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं ना, इसका पॉलिटिकल पार्टी से क्या नाता है? पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट तो ये एकदम आउटलैंडिश रॉन्ग है। तो इसलिए ये इजी क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन यदि कंफ्यूजिंग भी है तो क्या हुआ, हमें एक ही खोजना है नॉट, और वो आसानी से मिल जा रहा है, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। अब ये जो है इतना ज्यादा अर्बिट है कि मैं इस पे कोई टाइम नहीं दे रहा हूं, इसका ऑप्शन देख लीजिए और आप इसको जो लर्न करना है कर लीजिए। इनफैक्ट इसको इन्होंने ड्रॉप ही कर दिया है, इसको शायद चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन? अब ये इतना आसान क्वेश्चन है क्योंकि सीबी मैकफर्सन की जो ये बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, ये बहुत तहलका मचाया था। ये कैनेडियन थे, मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन के थे, और इनका कहना था कि लॉक हॉब्स जो हैं वो सब पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के जनक हैं। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म मतलब है जो बेहद स्वार्थी व्यक्तिवाद, मतलब हमें कोई मतलब दुनिया से नहीं है, हमको अपना मिलना चाहिए, हमें मतलब कि मेरा हक होना चाहिए, वो जो समाज के ऊपर नहीं। अभी आपने देखा ना राइट, मतलब वो जो स्वार्थी राइट की जो परिकल्पना है, ये डिराइड करते हैं लॉक हॉब्स को। तो यहाँ पे सॉरी, सी मैकफर्सन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव लिबरलिज्म कह सकते हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कह सकते हैं इसको। अब यह एक एकदम बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के इन बुक्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन लिखा, पहले कौन, तो मैंने यहाँ पे दे ही दिया है। सबसे पहले इन्होंने ये रूपी वाला लिखा था। यदि आपको ये पता है कि प्रॉब्लम है रूपी लिखा, तो फिर आप इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्ञान जरूर ले लीजिए कि ये सब बुक उन्होंने लिखा है, ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। खास करके ये सब बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने गांधी पे लिखा है, गांधी जी, जबकि गांधी जी से इनका इतना वैर था, लेकिन फिर भी गांधी जी पे उन्होंने बुक भी लिखा है। एंड राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन भी लिखा है, जो बहुत अननोन बुक है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। Who among the following was not supporter of पॉजिटिव लिबर्टी? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि लॉक निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, बेंथम पॉजिटिव लिबर्टी के कतई समर्थक नहीं है, टीएच ग्रीन इंग्लैंड के और हैरोल्ड लास्की दोनों इंग्लैंड के ये पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, और दो ही हमको खोजना है, तो ए एंड सी मिल गया। आसान क्वेश्चन। Arrange the following, tough question. Arrange the following labor union according to the year of their formation in descending order. अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने ट्रिक और खेला है। नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब पहले कौन, ये है कि सबसे बाद में कौन, फिर उसके पहले कौन, उसके पहले कौन। तो सबसे जो नया ऑर्गेनाइजेशन है वो बीजेपी की जो समर्थक है, भारतीय मजदूर संघ, बीएमसी, वो है जो 50s में बनी है, क्योंकि जनसंघ बना 51 में, तो उसके बाद ही बना होगा। तो इसलिए सी से शुरू होता हुआ एक ही है। तो यदि आप इसको पकड़ सकते हैं तो सबसे पहले बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बना, आप देख सकते हैं डी। उसके बाद जो है बी बना, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, फिर इंटक बना, और फिर बीएमसी बना। अब उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है कि बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बात तो बहुत सही बोलता है, आप इसको सोचिएगा जो इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने इसका जो जो आंसर है रेनो स्टॉर्म, आप कैसे जान सकते हैं? बस आगे बढ़ जाइए, इस तरह क्वेश्चन को आपको गेस कर लेना है, दैट्स ऑल। और गेस मैं पीछे के स्लाइड पे बोल रहा हूं कि गेस भी जो है एबीसी नहीं करनी है। जो पिछला जो क्वेश्चन आपने देखा उसमें इस तरह का है कि वो सबको छोड़ दीजिए। बाद में वैसे आर्बिट क्वेश्चन जो है, आपको मान लीजिए 8 बचते हैं, तो सब में आप या तो ए या बी या सी या डी, कोई एक ऑप्शन सब में मार दीजिए। आपका लॉ ऑफ एवरेजेस से एक या दो सही हो जाएगा, आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे। Who is called the father of comparative public administration? वेरी वेरी लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पता है फ्रेडरिक्स जो हैं वो फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। उन्होंने इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा है। उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, साला मॉडल, बाजार कैंटीन याद कीजिए। लेबर मूवमेंट इन इंडिया सफर फ्रॉम, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ये आप क्रैक कर सकते हैं। लो मेंबरशिप है, वीक फाइनेंस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन है, मतलब फ्रैगमेंटेड है,
लेकिन इस पे आप अटक जाएंगे कि ये है क्या। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर, लेबर के डिफरेंट क्लास और उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन, ऐसा है नहीं। ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि आप इसको पिक कर लेंगे कि ये नहीं है। वैसे चूंकि ABCD है तो बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए ये मीडियम लेवल के लिए सही इसमें है कि डी को एक्सक्लूड कर दीजिए। इन्होंने एक्सक्लूड किया है, मुझे भी लगता है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री रिक्विजिट ऑफ द कंपेरेटिव मेथड, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें यह है कि बाकी पढ़ लीजिएगा। कंपेरेटिव मेथड के जो प्री रिक्विजिट हैं कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए यूनिट सिलेक्शन करने का, किसके किसके बीच में आपको कंपेयर करना है, फोकस ऑफ इंक्वायरी चाहिए, आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या है आपका इंक्वायरी। लेकिन थ्योरी बिल्डिंग उसका कोई इसेंशियल पार्ट नहीं कि आपको थ्योरी बिल्ड करना ही करना है कंपैरेटिव मेथड में। तो इसलिए ABC है, बट डिफिकल्ट। आप और इस पे पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स, तो इसमें आप देखिए मार्क्स से कौन रिलेटेड नहीं है, तो बहुत आसान है इसको खोजना, क्योंकि ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट जो है ये उनके साथी एंगल्स ने लिखा था, ये मार्क्स ने नहीं लिखा था। बाकी सब डिक्टेटर, प्रोलेटेरिएट, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, सरप्लस वैल्यू सब लिखा है, इसलिए ये आसान है। इस बुक को वैसे भी याद कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन, वेरी 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 डिफिकल्ट। आप जस्ट इसको इन्होंने चूंकि ड्रॉप कर दिया, इसलिए मैं इस पर डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। The superintendent direction and control of election to be vested in an election commission, Article 324 of the Constitution of India came into force. अब देखिए क्या हुआ था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही जो तय हो गई थी, मतलब एडॉप्ट हो गया था। लेकिन चूंकि हमें 26 जनवरी एक सैक्रोसैंक्ट डे हम लोगों ने माना हुआ था लाहौर अधिवेशन से ही कि उस दिन आज़ादी मनाएंगे, लेकिन आज़ादी हम लोगों के हाथ में थी नहीं, 15 अगस्त को मिल गई। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ ही प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 को लागू हों। बाकी सारे प्रोविजन हम लोगों ने बचा के रख लिए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिस दिन से माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। जो प्रोविजन उसी दिन लागू हो गए थे उसमें सिटीजनशिप के प्रोविजन थे, इलेक्शन से रिलेटेड जो इसमें पूछा गया है, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल, ये सब आ गया था। तो आप इसको रट लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं काम हो जाए, जैसे इसमें आपको हो गया कि ये 26 नवंबर को ही इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, इसलिए वो उस दिन आ चुका था। Who has been the most prominent among the Chicago school economists? अभी मैंने आपको बताया कि मिल्टन फ्रीडमैन, जो एक तरह लिबर्टेरियन भी कह सकते हैं, वो शिकागो स्कूल के सबसे फेमस हैं। उसमें दूसरे जो फेमस हैं जॉर्ज स्टिगलर हैं, इनका भी नाम याद कर लीजिए, कहीं आपको काम आ जाए। ये जो है बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है माओ जेडोंग से आप मैच कर सकते हैं, बी का 3 और बी का 3 एक ही है, तो आपका काम ही बन गया, इसलिए क्वेश्चन सुपर इजी है। बाकी आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैच को पढ़ लीजिए। हु कॉइंड द फेमस एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ब, लड्डू क्वेश्चन, गुलिक एंड उर्विक सभी जानते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल रिजर्वेशन, इंडिया इज इलस्ट्रेटिव ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बिल्कुल ट्रू मार दीजिए। हम लोग पता है कि होल्डिंग टुगेदर है ये, मतलब जहां पे कि कोई कमिंग टुगेदर नहीं है, जस्ट यूनियन है और उसने सबको स्टेट को खुद ही पावर डिवाइड कर दिया है फेडरलिज्म के स्पिरिट में। दिस asymmetry of power division along with era of coalition and weaker government at center led to the assertion for demand of autonomy by state, ये एकदम बिल्कुल सही है और ये इसको जो है एक्सप्लेन भी करता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर आप मैच आसान है, ये बहुत आसान है। इकोलॉजिकल अप्रोच आपको पता है फ्रेडरिक्स, तो बी का 1 और बी का 1 एक ही है, हमारा काम ही बन गया। सुपर सुपर इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। Who among the following dependency theories added the concept of semi periphery? अभी आपने देखा इमानुअल वॉर्नस्टाइन, दूसरी बार आप देख रहे हैं कोर, सेमीफेरी और पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। सुपर इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रेजीम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो रेजीम जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी रेजीम या ट्रंप रेजीम, ऐसा नहीं है। रेजीम मतलब रूल का रेजीम की बात है, जो कि लिबरलिज्म से आता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं,
तो आप देखेंगे कि ये सब बिल्कुल इसमें गलत, क्योंकि इसमें दो ही सही है। तो दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ऐसा नहीं है। मेजर पावर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों बहुत सही हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सही है। इनफैक्ट ये डिफाइन करते हैं रेजिम को। तो ए एंड डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू द न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल। अगेन टाइम बचाने के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू रियलिस्ट कौन है? जो केनिथ वॉल्स ने दिया, इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या है, स्टेट्स आर ऑलवेज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। एकदम आउटलैंडिश, कोई नाता ही नहीं है इसका न्यू रियलिज्म से। बाकी सब आप देखिएगा, एनार्किकल इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और यहाँ पे भी डिस्ट्रस्ट और फियर होने, सिक्योरिटी डिलेमा होता है, सब उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर आर वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि मजदूरी भी देता है और कुछ कुछ काम होता है, उससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तो इसमें केवल यदि आप चेंजेज इन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, तो बाकी सब जो एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम है उसमें वर्क भी होता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, नरेगा से लेके सब में। तो ए बी सी आप ठीक मार लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इससे मैं कंफ्यूज कर गया था दूसरे क्वेश्चन को। अभी करंट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होती है कि ईवीएम होना चाहिए, या हम बैलेट पेपर पे वापस लौट जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात होती है कि एक ही साथ हर राज्य और सेंटर में एक ही दिन इलेक्शन करवा लिया जाए, और इस पर भी काफी बहस हुई। और कई स्टेट ने जो पंचायती राज में जो इलेक्शन होते हैं, वहां पे 2 चिल्ड्रन नॉर्म को लागू कर दिया है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है, जहां पे कि ये है कि यदि 2 बच्चों से अधिक है तो आप पंचायत इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये भी है। तो ए, बी और डी। लेकिन सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन, ऐसी कोई बहस नहीं हो रही है अभी। Who among the following distinguish between interest articulation function and other anomic group function? अब यहाँ मैंने काफी चीजें दे दिया है कि इसमें आप गेस कर सकते हैं कि आलमंड ने जो है इस पे काफी काम किया है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इन्होंने 4 टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात किया, आप पढ़ लीजिएगा। तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि चूंकि एनोमिक ग्रुप की बात करते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं, तो आलमंड होंगे। आलमंड के साथ में कॉलमैन है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं कॉमन सेंस क्वेश्चन से, वैसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अब आइए पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसा पहले आपने सेकंड शिफ्ट में भी देखा था। फर्स्ट पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन हैं। ये पैराग्राफ ये है, लाइक इन मेनी अदर एरियाज इवन विथ रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ वुमेन, मार्क्स मेड हेगल द स्टार्टिंग पॉइंट। हेगल से ही मार्क्स ने वुमेन के बारे में लिया। आपको पता है हेगल जो है रिगार्डेड वुमेन एज इंफीरियर विथ लेस रीजनिंग एबिलिटी, सीइंग द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एज इमिटेबल, जस्ट लाइक रूसो कि मैन वुमेन में नेचुरल डिफरेंस है, वुमेन इंफीरियर है। मार्क्स डिड नॉट से मच ऑन द रोल एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, चुप थे वो। He took it for granted that socialism would bring about their emancipation. जब सोशलिज्म आएगा, सबका इमेंसिपेशन होगा, तो वुमेन का भी हो जाएगा। उन्होंने वुमेन क्वेश्चन को अलग से नहीं देखा। In German ideology and capital, he spoke of the natural and spontaneous division of labor within the family. The natural relationship paved the way for social one, and the first property relation was the one when the man regarded his wife and children as his slave. जब पहली बार जब मैन प्रॉपर्टी रिलेशन बात करता है, तो उसका पहला प्रॉपर्टी है उसकी वाइफ और उसके बच्चे। महाभारत को याद कीजिए, द मैन हैड पावर ओवर देम एंड कुड डू विद देयर लेबर एज ही चूज। दोज दाउ मार्क्स डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस केम अबाउट, क्यों ऐसा हुआ। मार्क्स डिड नॉट फोकस हिज अटेंशन ऑन द पोजीशन एंड रोल ऑफ वुमेन, इस पर ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया। एंगल जो उनके दोस्त थे, इन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, जो उन्होंने बुक लिखा, प्रोवाइडेड ए मटेरियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ पैट्रियार्की and linked women's subordination with the rise of private property. In the Holy Family, जो मार्क्स एंगल ने मिलकर लिखा था, they observed that the degree of emancipation of women could be used as a standard by which one could measure general emancipation. ये बहुत सारे competitive question में पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि जनरल इमेंसिपेशन को यदि मेजर करना है, देखो वुमेन कितनी इमेंसिपेटेड है। सॉरी। Marx reiterated this view in a letter to Dr. Kugelman in 1868 that social progress could be assessed exactly by the social position of women. In 1845, Marx warned against treating the family regardless of its specific historic setting. In his criticism of Marx Stinger, he observed that it was a misconception to speak of the family without qualification. Historically, the bourgeoisie endowed the family with the characteristic of the bourgeois family,
whose ties were boredom and money। ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को टैकल करने का आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे मैंने एक बार हड़बड़ी में पढ़ा, वैसे एक बार जल्दी से ब्राउज करके पढ़िए, क्वेश्चन पे जाइए और फिर बैक जा करके खोजिए उस पोर्शन को जहां आपको लगता है कि वो लगभग है। हम तो बैक जाएंगे नहीं, लेकिन आपको हम बस तरीका बता रहे हैं। सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन विस विस फैमिली कैन बी जज्ड बाय विच नेचर ऑफ द फैमिली। यदि आप बैक जाकर के खोजेंगे तो एक जगह उन्होंने लिखा है कि ये हिस्टोरिकल सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो ये आसान है क्योंकि उन्होंने लिख दिया है उस पे किस तरह से हिस्ट्री में जो है पोजीशन ऑफ वुमेन का किस तरह से विस विस मैन रहा है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि मार्क्स तो हर चीज को हिस्ट्री से जोड़ते हैं। What has been the general understanding about women's emancipation under Marxian philosophy? तो इसमें यदि आप देखेंगे तो ये है कि मार्क्स डिड नॉट एनालाइज वुमेन्स कंडीशन बियॉन्ड सोशलिज्म। ये कहां पे है? जहां उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक वुमेन के बारे में उन्होंने नहीं कहा। उनका ये था कि सोशलिज्म आएगा तो सबका इमेंसिपेशन होगा, तो वुमेन का भी इमेंसिपेशन हो जाएगा। मीडियम लेवल क्वेश्चन। राइट द फुल नेम ऑफ एंगल्स बुक ऑरिजिन। अब इसका इससे नाता तो है नहीं, जस्ट जुड़ा हुआ है। मैंने आपको फुल नेम बता भी दिया था, द ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। एंगल की बहुत फेमस बुक है जो उन्होंने अकेले लिखा है, मार्क्स के साथ नहीं लिखा है। प्रायर टू मार्क्स विच पॉलिटिकल थिंकर हैड ए जेंडर बायस इन हिज हर राइटिंग। ये तो पैराग्राफ के शुरू में ही दिया हुआ है कि इन्होंने हेगल से लिया, जहां पे कि वो वुमेन को इंफीरियर मानते हैं। तो खुद ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्पष्ट। इजी क्वेश्चन। According to Karl Marx, women emancipation can be judged from the following। ये तो आपने देखा, एक लाइन लिखा हुआ था कि जनरल इमेंसिपेशन का लेवल को हम वुमेन इमेंसिपेशन से मेजर कर सकते हैं और वाइसा वर्सा। तो जनरल इमेंसिपेशन। इजी क्वेश्चन। सेकंड पैराग्राफ। Over the course of 1990s, the question of the Indian state relationship to the diaspora, जो फॉरेन में रहते हैं इंडियन ओरिजिन के, formerly treated as more or less settled, once again came to the forefront of policy debate। जिसको मान लिया गया था सेटल है, वो फिर से एक बार डिबेट में आ गया। क्यों? Development within diaspora communities, particularly in the United States, served to facilitate this process। Chief among them was the creation of Global Organization of People of Indian Origin, इसको ध्यान रखिएगा, GOPIO in 1989, and the establishment of India Caucus, इसको भी याद रखिए, within US Congress, जो वहां की जो पार्लियामेंट है यूएस कांग्रेस, उसमें एक इंडिया कॉकस बना है इन्हीं लोगों के द्वारा जो हमारा डायस्पोरा है। while the former, जो GOPIO, served to provide a semblance of coherence to the interest of variegated community, जो इंडियन डायस्पोरा है उसके जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उसको एक तरह से आर्टिकुलेट करना। The latter suggested the potential for at least a section among the Indian diaspora to be conscious political actor in their adopted homeland। और ये इंडिया कॉकस जो है लॉबिंग करती थी इंडिया के इंटरेस्ट का कांग्रेस में। GOPIO members, for instance, kept alive the question of institutional recognition of the special place the diaspora by providing the idea of person of Indian origin PIO card in their meeting with Indian government and representative। Within the United States, politically active lobbyists of Indian origin became the de facto spokesperson for the then Indian government, particularly in the aftermath of nuclear test of 1998, जो पोखरण में हुआ था और फिर सैंक्शन लगी थी। The support of these groups in mitigating the post-test economic sanction imposed by the United States, along with their enthusiastic response to the resurgent India bond issued by the Indian government in the immediate aftermath of the nuclear test as a measure to withstand the sanctions, was cited as an important indication of the continued commitment of the diaspora to the homeland। It was a commitment that, according to the Indian government, needed to be officially recognized in new millennium। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है इस पे है कि कैसे इंडियन डायस्पोरा खास करके यूनाइटेड स्टेट में एक्टिव हो गया 1990s के बाद में। उसका मेन रीजन रहा कि वहां पे दो ग्रुप बने, एक GOPIO जो कि जिसने कि PIO कार्ड की बात की, मतलब डायस्पोरा के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में उन्होंने लॉबिंग की, और दूसरा इंडिया कॉकस बना जो कि जो वहां की जो यूएस कांग्रेस है उसमें इंडिया के इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग की। और ये दोनों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि 1998 में
पोखरण विस्फोट हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, तो उसको मिटिगेट करने के लिए जैसे जब इंडिया ने बॉन्ड इशू किया, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, तो उसको काफी सब्सक्राइब किया हमारे डायस्पोरा ने, और डायस्पोरा ने इंडियन पोजीशन को वहां पे एक्सप्लेन किया। यही बात इसमें कही गई है। व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडिया कॉकस? तो ये तो लॉबिंग करना था, आपको पता है, टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। बाकी आप पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लगेगा। व्हाई डिबेट ऑन इंडियन डायस्पोरा गॉट प्रोमिनेंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकर? ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, कंपल्सन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया ड्यू टू चेंज पॉलिटिकल मिलियू इन द यूएसए। तो ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल, इस आर्टिकल में तो ऐसा कुछ नहीं कि यूएसए में कुछ चेंज हुआ था। इंडियाज इकोनॉमिक थ्रस्ट टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, कोई मतलब नहीं। रिसर्जेंस अमॉन्ग द इंडियन कम्युनिटी, ये इसमें और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है कंपल्सन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत सारा चीज वहां पे है, क्योंकि ग्लोबलाइज नहीं होता तो सैंक्शन से हमें क्या परेशानी थी, और फिर हम क्यों लॉबिंग करते यदि ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होता तो यूएस में, क्यों हम जो है डायस्पोरा की चिंता करते। तो ये है व्हाट हैज सॉरी व्हाट हैज बीन द टास्क ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनका जो टास्क, तो आपने देखा कि आर्टिकुलेट द डिमांड ऑफ एनआरआई, यहाँ रुक जाइए, एनआरआई था। इंक्रीज इन इंडियन कल्चरल एक्टिविटी नहीं, लिंकेज बिटवीन बॉलीवुड हॉलीवुड बकवास, रिप्रेजेंटिंग आर्टिकुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये सही है ना कि एनआरआई केवल, क्योंकि इनका नाम ही है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो डी इससे ज्यादा सही बैठता है। विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ इशूइंग पीआईओ कार्ड? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, जियो पीआईओ। तो सुपर लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। Why PIOs got significant attention during end of 1990? क्योंकि उसमें सैंक्शन लगी थी, तो पोखरण 2 एंड अमेरिकन सैंक्शंस। बाकी उतना आप पढ़ लीजिएगा, उतना कोई रिलेवेंट है नहीं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो मैं आपको कल थैंक्स बोलूंगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो लेसन लर्न है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग लेसन लर्न देख लेते हैं, तब इसको हम लोग खत्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस लॉन्ग डिस्कशन, क्या लेसन हम लोगों ने जो है लर्न किया है? यदि आप देखें तो दिस ईयर्स पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। फर्स्ट जो है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये इजी टू मॉडरेट पेपर है, इसलिए इस बार कट ऑफ मेरे अनुसार से थोड़ा हाई जा सकता है परहैप्स। क्रोनोलॉजी जो है स्टिल एक फेवरेट एरिया है, इसलिए सेंस ऑफ टाइम जो है इंपॉर्टेंट इवेंट का, जो कन्वेंशन ट्रीटीज डोमेस्टिक में जैसे स्टेट बने हैं, और बुक्स भी जो लिखे हैं फेमस ऑथर्स ने, थिंकर्स का भी टाइमलाइन, आइडियोलॉजी का टाइमलाइन, जैसे आपने देखा कि लिबरल, निगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म और इगैलिटेरियनिज्म, इसको अरेंज करने के लिए आया, तो आइडियोलॉजी को भी अरेंज करने आ सकता है। एंड ये मेरा मानना है कि बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक बुक बता दीजिए, इससे आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। कोई बुक नहीं है जिससे आप यूजीसी नेट कर सके, कोई बुक नहीं है जिससे आप पीजी इंट्रेंस टेस्ट कर सके, अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई बुक, ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए क्या है, एक तो कुछ गाइड निकलते हैं, मैंने कोशिश किया है पीजीईटी के लिए, इस बार मैं कोशिश करूंगा यूजीसी नेट के लिए यदि कर पाया तो एक तो गाइड से पढ़ लीजिए, और उसके बाद गाइड से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और यदि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो आप खुद अपना एक नोट बनाए होंगे, गाइड प्लस नोट से पढ़ लीजिए। और वो कैसे बनता है, वो रिवीजन करके बनता है। मैं कैसे बनाता हूं, मैं 3 इयर्स का जो सिलेबस है उसको देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ, फिर इतने सारे क्वेश्चन को ध्यान में लाता हूँ, और फिर उसके बेसिस पे बनाता हूँ, यही करता हूँ। आप भी वो अपने लिए कर सकते हैं। तो यदि उसके रिवीजन के बाद जो बेस्ट आपको काम करना चाहिए वो है, जितने पास्ट ईयर पेपर आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा। जैसे यूजीसी नेट की ब्यूटी ये है कि अभी तक 26 साइकिल आपके सामने है, तो आप 26 पेपर देख जाइए, इसमें करीब आपको जो है 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जो सेट के जो क्वेश्चन है, स्टेट के जो एसईटी होते हैं, वो देख जाइए, उसमें आपको 2-3 हजार क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद आप पीजी इंट्रेंस टेस्ट जो टफ होते हैं, लाइक DUET, JNUE, BHU, उसको देख जाइए, उसमें आपको कुछ हजार क्वेश्चन मिलेंगे।
यदि आप 5000 क्वेश्चन देख जाते हैं तब आप एक सिक्स सेंस डेवलप करते हैं, जो मैंने आपको बताया इस पेपर को सॉल्व करते हुए, और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कॉमन सेंस से सॉल्व कर देते हैं। और वहां पे आपकी जो एमसीक्यू क्रैकिंग स्किल है ना, कैसे आप ऑप्शन देख करके समझ पाते हैं कि 2 या 3 ऑप्शन सही है, इसका क्या मायने है, कैसे आप गेम खेलते हैं, कैसे 50-50 करते हैं, कैसे इलिमिनेट करते हैं, कैसे आपको हंच होता है कि ये क्रूड स्टेटमेंट है, आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो करेक्ट होना ही है, ये बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट जो रॉन्ग होना ही है। इस तरह की कई चीजें आप जो है ट्रिक सीखते हैं, मैचिंग ट्रिक सीखते हैं, और 50-50 गेम मैंने आपको बताया है वो सीखते हैं, एलिमिनेशन गेम सीखते हैं, बहुत सारे आप सीखते हैं। और वो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप ब्रूट नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखिए। कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट में नहीं बैठता है जिसको 70% फैक्ट पता हो, वो समझिए कि वो कंप्यूटर जैसा होना होगा। आपको 50% फैक्ट पता है, आप 70% मार्क्स लाएंगे, बाकी आप इसके चलते लाएंगे कॉमन सेंस, क्योंकि आपने हजारों क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ फ्लिक्स मिलेगा, कुछ ना कुछ सिक्स सेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, एक दो बातें मिलेंगी जो आपको क्लिक कर जाएंगी, और आपने ढेर सारा जो है स्किल डेवलप किया, उससे आप जो है बनाएंगे 20%, उस तरह से आप लाते हैं। एंड 50% फैक्ट को तैयार करके जाना संभव है, 70% वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ओके डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट के मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फैसिलिटी, बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे ट्रिक और बहुत सारे असिस्टेंस मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट साइकिल के लिए देने की मेरे साथ बने रहें। एंड हैव ए गुड टाइम, बी सेफ, बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे।